आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th ग्रेड की बुक से। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम इंट्रो में आपको बताऊंगी। इंट्रो में वो कह रहे हैं मोर देन 200 years ago early chemists recognized organic compound distinct from inorganic compound because of the differences in their origin and properties। कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस की वजह से साइंटिस्ट ने दो ब्रांचेस बनाई, organic chemistry, organic compounds and inorganic compounds। Organic compounds were considered as those obtained from living things, plants and animals, and inorganic compounds were those obtained from non-living or mineral sources। अब किस बेस पे साइंटिस्ट जो थे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे थे, बिकॉज जो ऑर्गेनिक थे वो लिविंग थिंग्स पौधों और जानवरों से ऑब्टेन हुए थे, और जो इनऑर्गेनिक थे वो मिनरल्स वगैरह इनसे हुए थे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। द अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फेलियर lead them to believe that organic compounds could be manufactured only by and within living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic materials। अब वो कह रहे हैं कि शुरू में साइंटिस्ट वगैरह ने बड़ी मेहनत की लेकिन उनसे कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सका। तो उन्होंने एक थेरी बना ली, या फिर एक तरह से एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग चीज़ों से ही बन सकते हैं और हम उनको कभी भी इनऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं बना सकते। द थेरी, बल्कि थेरी इसको कहा गया, द थेरी वॉज रेफर्ड एज वाइटल फोर्स थेरी। इस थेरी का नाम क्या है? वाइटल फोर्स थेरी। अब जी यहाँ पे देखें, शुरू होते ही आपके पास डेफिनेशन आ जाती है वाइटल फोर्स थेरी की। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू सेलेक्ट द पेन। ओके, या वाइटल फोर्स थेरी की डेफिनेशन आ जाती है। इसमें वो यहाँ से वो कहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस थेरी वॉज रिजेक्टेड बाय, अब वो नेक्स्ट थेरी के बारे में बता रहे हैं। इस थेरी को रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक वूलर ने व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अमोनिया सायानेट NH4CNO। तो अब वो कह रहे हैं कि ये थेरी जो वाइटल फोर्स थेरी है, पहले तो ये बनाई गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फ्रेडरिक वूलर जो न्यू साइंटिस्ट आया उसने मज़ीद रिसर्च की और उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको किससे बनाया उसने? अमोनियम सायानेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अ सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन। ये ऊपर उन्होंने बस वो एक डेफिनेशन टाइप या फिर उसको इक्वेशन में दे दिया, तो इन एलिमेंट्स को आपको याद करना पड़ेगा। फिर हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया सायानेट, millions of organic compounds have been prepared and analyzed। all these compounds contain carbon as an essential element। कह रहा है कि यूरिया से जब अमोनियम सायानेट बना तो उसके बाद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाए गए, और उसमें एक बात नोट की गई या फिर एक बात ऑब्जर्व की गई कि सब के अंदर कार्बन मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, और कार्बन के अलावा उनके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन भी मौजूद है। अदर एलिमेंट्स विच में आल्सो बी प्रेजेंट इनसाइड इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बड़े ही डीपली पढ़ा गया तो उन्होंने ये बात बताई कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे भी एटम्स मौजूद हैं। फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस अ फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स सच एज CO, CO2, कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स आर स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कह रहे थे कि हिस्ट्री से और पुरानी जो रिसर्चेज वगैरह थी उनके मुताबिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत से कार्बोनेट, इन सबको भी इनऑर्गेनिक के क्लास के अंदर कंसिडर किया जाता है। इट ऑल्सो हैज़ बीन रिकग्नाइज दैट द केमिकल फोर्सेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दोज विच एग्जिस्ट इन inorganic compound, thus it was felt that compounds are similar to those which exist in और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो उनके बॉन्ड्स जो बीच में एटम के बीच में मौजूद थे वो भी सिमिलर थे। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद बनी वो थी कि organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen, जिनको मिलाकर हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं,
एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड लेंगे और कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करके उस पर कोई नया एलिमेंट लगा देंगे, जिसमें से सल्फ़र लगा दिया, तो वो उसी चीज़ का डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है ना। मैं इसको बल्कि आपको एक्सप्लेन इस तरह भी कर देती हूँ कि जैसे कि सी सी एक सी के साथ जो होता है वो 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। एक 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं इसका एक H को हटाकर इसकी जगह मैं सल्फ़र लगा देती हूँ, ठीक है ना, तो ये इसी कंपाउंड का न्यू डेरिवेटिव बन गया। मैं सल्फ़र हटा के ऑक्सीजन लगा देती हूँ तो ये एक नया डेरिवेटिव बन गया। ये छोड़ो, मैं यहाँ पे कोई एक नया बड़ा एलिमेंट लगा देती हूँ तो वो एक और डेरिवेटिव बन गया। तो ये इन सब चीज़ों को पढ़ना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई वास्ट ब्रांच है, इसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इनके अंदर ऐसे क्या ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो उनमें से हम कुछ एक फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं सम फीचर्स पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक नेचर है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी वास्ट और बड़ी ब्रांच है। अब वो कौन सी ख़ास नेचर है वो हम पढ़ेंगे। कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एट प्रेजेंट। द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड is its unique property of linking with other carbon atoms to form long chains or rings. सबसे इम्पॉर्टेंट और पिक्यूलर और सबसे ख़ास कार्बन की जो करेक्टर है दैट इज़ कि वो चेन्स बनाता है, वो रिंग्स बनाता है। कार्बन ख़ुद के साथ लिंक करके लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बनती हैं और रिंग्स बनते हैं। जिस तरह के जिनमें से मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि कार्बन आप यूं यूं करके जोड़े जाएं भाई, जोड़े जाएं तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा, जोड़ते जाएं। इसी तरह यही कार्बन आपस में भी जुड़ के एक रिंग भी बना देते हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़ के रिंग भी बना देते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी वजह से इनकी क्वांटिटी, इनकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। सॉरी, अब वो कह रहा है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ मुझे लगता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है ये, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का जो प्रोसेस है या कैटिनेशन की जो ये प्रॉपर्टी है, ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या कार्बन को बड़ा यूनिक बना देती है। कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इट कैन थस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो वो फिर बड़े तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड, देयरफॉर दे डू नॉट हैव आयनिक रीजन। अगर आपको आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता है तो ये बात भी पता होगी, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ काम करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा नॉन आयनिक होते हैं, वो कभी भी पूरे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। जिन लोगों ने 11th ग्रेड को अच्छे से पढ़ा है या 10th ग्रेड को भी उन्होंने अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है ना, उनको मेरी ये बात बड़ी इजी समझ आ रही होगी कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। और अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका एक अलग लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन, there exists a close relationship between different organic compounds. This is exemplified by the existence of homologous series. This similarity in behaviors has reduced the study of million of compounds to only a few homologous series. ज़बरदस्त, यानी कि इस पर उन्होंने देखे कितने मज़े की उनकी प्रॉपर्टी बताई है कि होमोलॉगस सीरीज़ चलती है। बेसिकली उनके बिहेवियर इतने सिमिलर होते हैं क्योंकि सब में कोवलेंट बॉन्ड है, सब में कार्बन है, सिर्फ एक एटम चेंज हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो वो उसकी एक होमोलॉगस सीरीज़ के सिर्फ एक कंपाउंड को पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे का बिहेवियर स्टडी हो जाता है।
सो सिमिलरिटी इन बिहेवियर तो स्टडीज़ की आसान हो जाती है। कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स। ऑब्वियसली आप जितने ज़्यादा कार्बन्स जोड़ रहे हो, इतनी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बन रही हैं, इतने बड़े बड़े रिंग्स बन रहे हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हैज़ द फार्मूला C6। एक स्टार्च ऐसा फार्मूला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मेन उसका है ना, उसमें 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। लेकिन अब ये एक फार्मूला जो एन उन्होंने लगाया ना, ये सेवरल थाउजेंड भी साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। अब पॉलीमर का भी अव्वल तो इस ग्रेड में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक रफ कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जब एक तरह के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू अ मिलियन। अब प्रोटीन्स जो हैं वो भी बड़े कम्प्लेक्स होते हैं और वो भी ऑर्गेनिक हैं। Then we have the isomerism, एक नई प्रॉपर्टी है। Isomerism is very common phenomena in organic chemistry. Very often more than one compound are represented by same molecular formula. However, they have different structural formula. Isomerism क्या मतलब क्या है? इसकी आगे ना पूरे टॉपिक में एग्जांपल्स भी आएंगी, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Isomerism में सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला सेम है, ठीक है ना। फार्मूला दोनों का हो सकता है कि वो जिस तरह के ऊपर है ना C6H10O5 ही है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। दिस इज आइसोमेरिज्म। Then we have rates of organic reaction. Reaction involving organic compounds are slow and in general the yields are slow. Obviously अगर reaction late हो रहा है, इनकी reaction की slow nature है because of covalent bonds between them, sharing हो रही होती है, strong bonds होते हैं, react बड़ा आराम से करते हैं। Slow rate of the organic reaction is due to the molecular nature of the organic compound. Again साथ में उसकी molecular nature ऐसी होती है कि वो stability उसके अंदर इतनी होती है कि उसको किसी के साथ react कराना it takes time. Then we have solubility. Most organic compounds are insoluble in water and dissolve readily in non-polymer organic solvents such as benzene, petroleum, ether. कोई इसमें complicated बात नहीं है, पानी में हल नहीं होते, लेकिन बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर जैसे नॉन पोलर कंपाउंड्स में हल हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये जो आयनिक सॉल्वेंट्स जो लिखा हुआ है, सॉरी आयनिक लिखा हुआ है। Importance of organic chemistry. The importance of organic chemistry can hardly be overemphasized. Almost all the chemical reactions that take place in living system, including our own bodies, are organic in nature because they involve such live molecules like proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, molecules. यानी कि आपकी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली। आपके सारे मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर जो काम कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। आपके प्रोटीन्स, आपके एंजाइम्स, आप जो खा रहे हो, कार्ब्स, जो लिपिड्स, जो फैट, जो ऑयली चीज़ें खा रहे हो, दिस ईच एवरीथिंग, आपका जेनेटिक मेकअप, जो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर है। We have become dependent of organic compounds that occur in nature for our food, medicine, clothing. Even कि हमारे food, medicine और clothing में भी हम organic चीज़ों को देखते हैं, हम उस पर depend करते हैं। Over the sorry, the chemists have learned to synthesize plastics, synthetic rubber, medicine, preservatives and all a lot of things. अब synthetically इन सब चीज़ों को बनाया जा रहा है। और अब मेन इंपॉर्टेंस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेचर आपकी अपनी बॉडी के अंदर से ही पता चल जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर हर चीज़, हर एंजाइम, हर मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक है। सो इसको मेन जो मैंने आपको भी इंट्रो बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम आगे लेके चलेंगे और मैं आगे वाले आपको टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।